Yes, so welcome back everybody to this next lecture of the wonderful chapter that is electrochemistry, and obviously this is lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे लेक्चर का, और इवन इंट्रोडक्टरी छोड़ो, इंट्रोडक्शन के साथ हमने बहुत कुछ करके लेक्चर में भी कवर अप किया है। और इनिशियली हमने बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल है उसकी स्टार्टिंग कर दी थी, साथ ही साथ हमने उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, इवन हमने हाफ सेल रिएक्शन जो एनोड और कैथोड पे होते हैं, और उसके साथ साथ हमने फिर सेल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और मैं काफ़ी फेमिलियर भी हूँ इस चैप्टर से, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, चलिए, सो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और कल की कहानी हमने समाप्त कहाँ की थी? कल की कहानी हमने समाप्त की थी कि भैया जो सेल था, ठीक है, उसकी वर्किंग तो ठीक थी, बट वो सिर्फ एक ही बार वर्क कर पाया। उसके बाद क्योंकि कंसंट्रेशन के बीच का वो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। जैसे अगर मैं फर्स्ट कंटेनर की बात करूं जो कि लेफ्ट साइड था, उसमें हमारा क्या हुआ कि भैया जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। सिमिलरली राइट साइड कंटेनर में कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन जो है वो काफी घट गया। एसओ4 2+ का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। तो भैया पोलैरिटी रिवर्स हो गई, जिसकी वजह से सेल जो है वो कोलैप्स कर गया, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर। आज के सेशन को मैंने शुरू करने को बोला था कि सॉल्ट ब्रिज जैसा कॉन्सेप्ट, जो मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा बता दिया था आखिरी में कि भैया सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। भैया इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कैसे किया? तो सॉल्ट ब्रिज लगा के न्यूट्रलिटी, सर्किट की जो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, जो पोलैरिटी रिवर्स हुआ, वो सब का प्रॉब्लम्स किसने ठीक किया? भैया सॉल्ट ब्रिज ने। तो आज के सेशन की शुरुआत करनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज से, बट उससे पहले एक छोटा सा, हल्का सा मैं आपको रिएक्शन सिखाना चाहता हूं कि कैसे रिएक्शन को लिखेंगे, कैसे भैया, जैसे कल के रिएक्शन में। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं यही से। लिख लीजिए मेरे साथ थोड़ा सा कि सेल कंप्लीट सेल रिएक्शन, या जिसको कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन भैया वो कैसे हम लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। तो हमने देखा था कल भैया एट एनोड क्या हो रहा था, एनोड पे कल क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। हर टाइम एनोड पे ऑक्सीडेशन याद है, लोन वाला, मैंने लोन से याद कराया था आपको। भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका हो रहा था? तो भैया जो जिंक सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा था किस में? जिंक 2+, जो कि एक्वस स्टेट होगी, हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। ये एनोड पे हो रहा था भैया। अच्छा, कैथोड पे क्या हो रहा था भैया? तो एट कैथोड भैया हमारा रिडक्शन हो रहा था भैया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था भैया, कॉपर 2+ उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी Cu2+ जो एक्वस था उसने इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ था पूरा खेल। बट मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं भैया? क्योंकि इंडिविजुअली हमने एनोड और कैथोड का अलग अलग रिएक्शन लिखा है, तो इन दोनों को कहते हैं हम हाफ सेल रिएक्शन। इनको हम कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। बट मैंने टॉपिक क्या डाला है? मैंने टॉपिक डाला है आज का नेट सेल रिएक्शन। तो भैया ये हाफ सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, कैसे, दोनों में क्या अंतर है वही हम समझेंगे। देखो कुछ करना नहीं है, जब हम एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शन को जोड़ दें तो हम एक कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? एक सिंगल लाइन का रिएक्शन, उसी को कहते हैं नेट सेल रिएक्शन या फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, क्या कि जो एनोड का रिएक्शन है उसे लिख लो, और जो सेकंड नंबर कैथोड का रिएक्शन है उसके साथ जोड़ दो, यानी जिंक 2+ एक्वस के साथ अगर मैं क्या करूं, ऐड कर दूं किसका भैया? कॉपर 2+ एक्वस को, और साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जब दोनों सेल रिएक्शन को जब आप लिख लोगे एक साथ, और जब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, जब आप ऐड करोगे, तो जब जो ही हमने एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन को ऐड अप किया, तो साफ साफ दिख रहा है क्या? सोच के देखो भैया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जो सेम है उनको काट दो। सिंपल ये रूल कहता है, जब किसी भी 2 रिएक्शन, भैया रेडॉक्स रिएक्शन अभी पढ़े नहीं हो, जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन मेरा टॉपिक नहीं है ठीक है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आता है। तो जो आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले टीचर होंगे वो आपको रेडॉक्स पढ़ाएंगे बेसिकली, तो चीज सिखाएंगे। तो जब भी किसी भी 2 अलग अलग इंडिविजुअल रिएक्शन को आप ऐड ऑन करते हो, तो सेम चीज, सबसे पहली चीज क्या देखो भैया, जो जो सेम है ना उन्हें काट दो। ठीक है, तो हमें सेम तो भैया 2 चीज दिख रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, मैंने दोनों को कट डाउन कर दिया। अब जब दोनों को कट डाउन कर दिया तो सोच के देखो, जो एरो के लेफ्ट साइड है, वो एरो के लेफ्ट साइड क्या क्या बचा भैया? जिंक सॉलिड बचा और एक कॉपर 2+ बचा। तो जो फाइनल रिएक्शन आएगा उसमें सबसे पहले आप एक एरो बना लीजिए। ये मैं आपको रिएक्शन जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। फिर क्या बचा है? एरो के लेफ्ट साइड जिंक सॉलिड, और नीचे दूसरे रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड कॉपर 2+। तो सिंपली इन दोनों को उतार दीजिए, जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस।
ये एक्वस है, AQ, थोड़ा सा मैं एरो इधर बना देता हूँ। तो आप जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैं लेम लैंग्वेज में आपको चीज सिखा रहा हूँ, इससे भी आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, एरो के राइट साइड क्या बचा? तो एरो के राइट साइड भैया जिंक 2 प्लस एक्वस बचा और कॉपर सॉलिड बचा, यही दिख रहा है। तो बस दोनों चीज को उतार दो, ये एक हमारा कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो ये जानना इंपॉर्टेंट था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आप ये अलग अलग ना लिखिएगा, आप ये नेट सेल रिएक्शन को लिखिएगा। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बताओ कितनों को ये तरीका पसंद आया रिएक्शन को एडअप करने का, रिएक्शन को जोड़ के लिखने का? कितने लोगों को ये तरीका पसंद आया? कभी ऐसे किए थे? अरे बड़ा सिंपल है ये, इसीलिए मैंने बोला इस तरीके से जोड़ा करो किसी भी रिएक्शन को, तो आपको टोटल रिएक्शन पता चलेगा। बताओ, इजी है ना? लिख सकते हो ऐसे जोड़ के। मैंने क्या बोला, जो सेम सेम है बस उसको काट दो, बाकी जो बचा उसको लेफ्ट साइड एरो के, बाकी राइट साइड। बताओ, ऐसे कभी लेम तरीका सीखा था रिएक्शन को लिखने का? किसी ने सिखाया था? रिडॉक्स में पढ़ते हो आप, है ये करो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, अरे कुछ नहीं, जो सेम है काटो, जो बचे उनको लिख दो, बात खत्म। एरो के लेफ्ट साइड जो बचे उनको लेफ्ट साइड लिख दो, एरो के राइट साइड जो बचे राइट साइड लिख दो, टोटल टोटल रिएक्शन मिल जाएगी। पसंद आया तरीका? तो भैया मेरा कन्वेंशन तरीका फॉलो करो, ठीक है? चलिए, सो दिस इज अबाउट द नेट सेल रिएक्शन, कि भैया नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है? चलिए, अब वापस आते हैं किधर। तो भैया बात ये चल रही थी, कहानी ये चल रही थी कि भैया जो सेल है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, सेल ब्लो अप हो गया। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट, तो हेडिंग दीजिए सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग दीजिए सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, ये टॉपिक है हमारा। अब हुआ क्या था भैया, मैं फिर से वो डायग्राम बना देता हूं कि भैया ये जो 2 कंटेनर थे, इस कंटेनर में आपने बढ़िया वाला डैनियल सेल बनाया था कल, या गैल्वेनिक सेल कहो, एक ही बात है। आपने मस्त वाला बनाया था, फिर ये सेल थोड़ी देर बाद क्या हुआ भैया, कोलैप्स हो गया था। भैया ये जिंक था, थोड़ा दूर बना लेते हैं इन्हें, थोड़ा इधर बना लेते हैं, इधर था इधर बना लेते हैं थोड़ा। भैया ये था जिंक का इलेक्ट्रोड, और भैया इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ था। आपने बीच में क्या की थी, सर्किट भी लगा दी थी, है ना? सर्किट, ये बल्ब लगा दिया था आपने टेस्टिंग के लिए, और इनको जोड़ दिया था, ठीक है? अभी तक ये हो रहा था। अच्छा, इनमें भरा क्या था भैया, पता है ना सबको? जिंक सल्फेट। और इसमें क्या भरा था भैया, कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये था क्या, जिंक, और लेफ्ट साइड जो होता है वो एनोड होता है, समझ गए होगे? भैया ये था कॉपर का, और ये क्या था, कैथोड था। इतनी बातें हमने कल के लेक्चर में देख ली, ठीक है? अब देखो हुआ क्या था कि भैया जब ये सर्किट कोलैप्स हुई है ना, बेसिकली हमने स्विच ऑन किया तो एक बार बल्ब जला, फिर उसके बाद रुक गया, बल्ब ऑफ हो गया। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट को सिखा दिया था कि ये क्यों हो रहा था, कंसंट्रेशन बदल गई, पोलैरिटी बदल गई थी, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया ना, इसी कंटेनर में जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इसमें हमने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया। और जो यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देखते हो वो वाला यूट्यूब नहीं, इन्वर्टेड शेप, उल्टी यू शेप की ट्यूब ऐसे लगा दी, इसमें ये ट्यूब ऐसे डाल दी अंदर तक ऐसे, और उस दोनों ट्यूब को ओपन कर दिया। यानी एक हमने इन्वर्टेड ट्यूब लाई ऐसे, जो कि यू शेप्ड की है, दिख रहा है यू शेप्ड, इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। और हमने क्या किया, इस दोनों कंटेनर को एक एक एंड से कनेक्ट कर दिया, इस ट्यूब को फंसा दिया दोनों के बीच में, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे फंसा दिया, ठीक है, इस ट्यूब को। अब हुआ क्या, ये जो इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है, इसके अंदर हमने कुछ मटेरियल भर दिया बीच में, यहां, ठीक है? तो सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले लिख लो, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब which is filled with, किससे फिल्ड होती है, which is filled with, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि यही तो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which is filled with inert electrolyte,
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। मतलब जो मटेरियल था बीच में, इस मटेरियल यानी ट्यूब के बीच में हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा और उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड का पेस्ट। पॉलीसैकेराइड मतलब एक जेल टाइप मटेरियल होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड कह सकते हो आप, सॉलिड नहीं सेमी सॉलिड। जैसा सबने जस्ट जेली खाया है, ऐसे सबने खाया होगा, वो पिलपिला सा होता है, देखियो पूरा सॉलिड नहीं होता है बट वो दबाने पे दब जाता है ना, तो उसको सेमी सॉलिड कहते हैं। तो जेली टाइप फॉर्म था, उसको पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड का पेस्ट कैसा होता है भैया, ये जेल जैसा होता है, इसको सेमी सॉलिड कहते हैं, जेल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और उसके साथ साथ हमने पॉलीसैकेराइड जो कि सेमी सॉलिड है, जेल के फॉर्म में है, वो इस ट्यूब के अंदर भर दिया। अब आपका सवाल होगा कि भैया ये भरने से क्या हो रहा है, क्या रीजन है, क्यों भरा है इसको ऐसे। तो भैया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन इन्हीं पर डिपेंड करता है, किस पे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। अच्छा, इनर्ट का मतलब पता है क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सेल सेल का जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन कौन सा है भैया, ये वाला जिंक कॉपर, जिंक कॉपर जो मेन सेल रिएक्शन है, ये उस मेन सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इनर्ट का मतलब क्या है भैया, जो रिएक्शन को आगे बढ़ाए बट खुद पार्टिसिपेट ना करे, खुद रिएक्ट ना करे रिएक्शन के साथ। इनर्ट का मतलब सिंपल ये होता है। इनर्ट का मतलब क्या है कि, इनर्ट का मतलब क्या है कि भैया वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। इसका मतलब ये है कि भैया अगर मैं यहां कुछ भर भी दूं तो जो मेन सेल रिएक्शन है, जिंक प्लस सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस वाला और जिंक 2 प्लस और कॉपर सॉलिड वाला, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहेगी। बस जो भी मटेरियल इसके अंदर भरूंगा वो मटेरियल आपके मेन सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या है कि मेन सेल रिएक्शन में वो पार्ट नहीं लेगा, उसका जो काम है सिर्फ वो काम परफॉर्म करेगा, उसको मेन सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा गया। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं साइड में। अब सवाल ये है कि भैया वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नाम होगा कि नहीं, कोई मटेरियल बताइए, एग्जांपल दीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। तो मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमने क्या किया, पेस्ट, एक पेस्ट फॉर्म मतलब जेल फॉर्म, किसका, पॉलीसैकेराइड्स का, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ये हमने भर दिया। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो जनरल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शॉर्ट ब्रिज में यूज किया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो नोट डाउन कीजिए। पहला KCl, सबसे ज्यादा KCl यूज किया जाता है, फिर KNO3 भी यूज होता है और बहुत जगह NH4NO3। तो आप ये कॉमन एग्जांपल जो हैं जो कि यूज होते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसे याद रख सकते हैं। तो KCl के साथ साथ जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अगर अगर पेस्ट। हाँ भैया, इसका नाम ही है अगर अगर, मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉलीसैकेराइड के पेस्ट में सबसे पहला अगर अगर पेस्ट आता है, या फिर आप इसके जगह जिलेटिन भी यूज कर सकते हैं, सुना होगा जिलेटिन का नाम, वो पॉलीसैकेराइड का ही पेस्ट होता है। ठीक है, या फिर एल्बुमिन भी यूज होता है। तो जनरली मान लो हमने क्या किया, KCl के साथ साथ अगर अगर पेस्ट भर दिया, यानी जो यू ट्यूब था आपका उसको मैं इधर बना लेता हूं, बार बार वो डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं समझ लो कि इस केस में क्या भरा हुआ है, यहां यहां KCl प्लस अगर अगर पेस्ट हमने भर दिया, अगर अगर पेस्ट। अब सोचो क्या होगा, भैया बीच में KCl पड़ा हुआ है। अब अगर KCl भैया जेल के फॉर्म में है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये K प्लस और Cl माइनस में टूट सकता है, इलेक्ट्रोलाइट है तो टूट सकता है बिल्कुल। तो जो जेल का फॉर्म में होता है ना KCl, ये सिंपली जैसे हम इसको यू शेप ट्यूब में भरते हैं तो ये अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो K प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। अब सोचो आपके पास इस ट्यूब के अंदर दो आयंस प्रेजेंट हैं, एक तो K प्लस, दूसरा Cl माइनस। अब सोचो इसके लगाने से क्या हुआ, इसके लगाने से हुआ क्या, पहले ये समझ लो, फिर मैं उसका फंक्शन लिखा दूंगा नोट वाइज। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट वाइज लिखवा दूंगा। ठीक, क्या हुआ भैया, सोचो K प्लस Cl माइनस। अब इधर हो क्या रहा था भैया, इधर हो रहा था कि जो जिंक 2 प्लस है वो लगातार भैया बढ़े जा रहा है SO4 माइनस से, मतलब यहां खूब सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है। और इधर क्या हो रहा था, इधर भैया जो Cu2 प्लस था वो जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, SO4 माइनस बढ़ गया, मतलब इधर खूब सारा निगेटिव चार्ज हो रहा था। अब इस प्रोसेस को अगर रिवर्स करना है तो सोच के देखो, इस ट्यूब के अंदर K प्लस और Cl माइनस मस्त बैठे हुए इंतजार करने अपनी बारी का कि हमारी बारी कब आएगी। अब हुआ क्या कि जैसे यहां जिंक 2 प्लस खूब सारा बढ़ गया, जैसे ही इधर पॉजिटिव इस रिएक्शन के अंदर जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर जैसे ही खूब सारे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल गए, वो पॉजिटिव चार्ज कौन से थे, जिंक 2 प्लस थे।
और इस सोल्यूशन में खूब सारे निगेटिव चार्ज देखने को मिल गए। निगेटिव चार्ज कौन से थे? SO2 माइनस थे। तो हुआ क्या कि इस ट्यूब में जो Cl माइनस था, जैसे ही सोल्यूशन के अंदर खूब सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, जिंक 2 प्लस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो Cl माइनस है, ये इस ट्यूब के थ्रू चलते हुए इस सोल्यूशन में आके गिरने लगा। सिमिलरली जैसे ही के प्लस ने देखा कि भैया इस जो सेकंड कंटेनर है, जो राइट साइड वाला कंटेनर है, उसमें जैसे ही खूब सारा निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है सोल्यूशन में, तो इधर से के प्लस चला और इस ट्यूब के थ्रू होते हुए ये के प्लस इस सोल्यूशन में आके मिलने लगा। अब सोचो, इधर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज और इधर से Cl माइनस आए जा रहा है, क्या होगा भैया? जैसे ही खूब सारे पॉजिटिव चार्ज इस Cl माइनस को क्या करेंगे? कंबाइन होगा, दोनों का अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया जैसे ही खूब सारे पॉजिटिव चार्ज, खूब सारा जिंक 2 प्लस अंदर पड़ा हुआ है, इधर से Cl माइनस आया, तो क्या होना? न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज यहां बना था, अब वो एक्सेस का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा। किसके वजह से? भैया मूवमेंट ऑफ जो अंदर का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयंस है, उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के मूवमेंट की वजह से वो ट्यूब के थ्रू, भैया इधर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज तो इधर Cl माइनस आ गया, इधर खूब सारा नेगेटिव चार्ज तो इधर से K प्लस चला गया। और फिर इन्होंने क्या किया, थोड़े देर बाद जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को हमने इंट्रोड्यूस किया, थोड़े देर बाद ये सर्किट वापस से काम करना शुरू कर दी, बल्ब ग्लो होने लगा। तो एक बार तालियां हो जाए भैया इस महान से खोज की। एक बार जोर से तालियां हो जाए कि भैया अब हमारा सेल वर्किंग कंडीशन में है और ये बल्ब तुरंत जल उठा जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझ गए कि भैया खूब सारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस ट्यूब के अंदर से निगेटिव आयन बढ़ेगा, किधर? टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। और अगर राइट साइड कंटेनर में खूब सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो उधर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा टुवर्ड कंटेनर। और दोनों का काम क्या है भैया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। जो एक्सेस चार्ज, आपके जो कंसंट्रेशन गड़बड़ा गया था आपका सोल्यूशन का, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन करता है सर्किट को। और सर्किट जो आधा अधूरा था, जो कि सिर्फ ऊपर से सर्किट बनी हुई थी, उसने सर्किट को भी कंप्लीट करने का काम किया। तो क्या ये सॉल्ट ब्रिज का मजा आपको समझ आया? एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया, हमारा सेल वर्किंग में आया। समझ आया? क्लियर है? बताओ। हमारा सेल वर्किंग ऊपर से गया, ठीक है, तुम्हारे लिए ऊपर से ही जाए। 2 दिन क्लास आते हो, 2 दिन नहीं आते हो तो ऊपर से नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बार बार एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, देख लेना। ठीक है? 2 दिन क्लास आओगे, 2 दिन नहीं आओगे तो फिर कैसे समझ आएगा? क्लियर है बच्चा? जो बच्चे कंसिस्टेंटली कल कल की भी क्लास मेरी ज्वाइन किए हैं, मजा आ गया विश्वजीत? क्या बात है, बहुत बढ़िया। फैसल भी काफी दिन बाद आया क्लास में, बताओ। फैसल तो गायब ही हो गया था। देखो, जो बच्चे अभी नए, अभी तुरंत क्लास ज्वाइन किए, नो प्रॉब्लम। एक लेक्चर हो चुका है, वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखेंगे, फिर ये देखेंगे, बहुत मजा आएगा। विश्वजीत समझ आया? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आप समझ गए होंगे अब कि भैया जैसे ही सॉल्ट ब्रिज हमने इंट्रोड्यूस किया, बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई सर्किट की। क्लियर? फैसल वासिद, आप लोग का फर्स्ट लेक्चर छूटा हुआ है, ठीक है? ओह, आई एम रियली सॉरी। गेट वेल सून बच्चा, गेट वेल सून। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं, सारे बैकलॉग को। नो प्रॉब्लम, काफी टाइम है। ठीक है? क्लास में आपसे कंसिस्टेंट रहिएगा, अगर आप ठीक हैं तो। ठीक है? अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है, आप पहले अपने आप को सही रखिए। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। भैया पढ़ाई लिखाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है भैया, हम सही रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। ठीक है? तो जितने बच्चों का बैकलॉग है, छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से उसको कवर अप कर लो। ठीक है? चलिए, ये क्या हो गया था बाद में पूछ लेना भाई, क्लास के एंड में हम सब पूछेंगे उससे। ठीक है? बट अभी फिलहाल थोड़ा क्लास पे ध्यान दे लो। आए हो तब भी नो प्रॉब्लम, देख के जाओ लेक्चर, फिर दोबारा देखोगे तो और मजा आएगा। ठीक है? तो ये फंक्शन आप समझ गए होंगे। अब भैया मेन फंक्शन थोड़ा लिख लिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है, 3-4 पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। मेन फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। पहला, सबसे पहला काम पता है भैया,
क्या करता है भैया, ये इनर सर्किट, अंदर वाले सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, तभी तो करंट का फ्लो कंटिन्यूअस हो गया भैया। आउटर सर्किट तो हमने बना रखी थी, ये इनर सर्किट को भी कंप्लीट करता है। तो लिख लो, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इनर सर्किट ऑफ द सेल। सिंपल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भैया, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रख रहा है, मतलब एक्सेस चार्ज हो रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, सोचो, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो भैया सेम क्या होगा, जितना भी, अच्छा ये बताओ, करंट कब फ्लो होता है, जब कोई ना कोई सेल का पोटेंशियल आता है तभी तो, दो अगर सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट फ्लो होगा। मतलब जाहिर सी बात है सर कि अगर करंट फ्लो हुआ मतलब सेल कुछ ना कुछ, अब ये सेल जो है इसको, इस सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, अगर हमने इस प्रॉब्लम को सही कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गई, मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल रहा होगा इस सेल का। तो सोचो अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया था सेल पोटेंशियल, तभी तो बल्ब जलना शुरू बंद हो गई थी, है कि नहीं भैया, उल्टा हो गया काम। तो सेल पोटेंशियल जीरो हो गया था। अब अगर मैं इसको हटा दूं वापस से तो क्या होगा, फिर से वो सेल पोटेंशियल ड्रॉप टू 0 वोल्ट। थर्ड पॉइंट पे आप ये डाल सकते हैं कि इफ सॉल्ट ब्रिज, if salt bridge is removed, then the entire cell, पूरे सेल का जो पोटेंशियल है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, चिंता ना करो, द इंटायर सेल पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो, ड्रॉप टू 0 वोल्ट। ठीक है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट क्या है, नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आप अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हो, इसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है भैया, के प्लस पॉजिटिव, सी माइनस नेगेटिव। ये जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, बेसिकली जो आयंस हैं, इन आयंस की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब मूव, जितनी स्पीड से मूव करते हैं, दोनों आयंस की जो आपस की जो स्पीड होती है भैया, वो सेम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो अगर Cl माइनस के मूव करने की वेलोसिटी अगर कम होती है एज कम्पेयर टू के प्लस, तो भैया के प्लस पहले पहुंच जाता और Cl माइनस धीरे 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 पहुंच रहा होता। बट ऐसा होता नहीं है, दोनों एक साथ ही जाते हैं। मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है, जो नॉट इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। और नोट कर लो, कई बार तुम्हारे ए में भी सवाल पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सॉल्ट ब्रिज। तो उसमें लिखा रहता है कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियरली सेम होती है, इक्वल कह सकते हो। तो लिख लो वेलोसिटी ऑफ आयंस, फॉर एग्जाम्पल के प्लस, एग्जाम्पल के लिए के प्लस लिख दे रहा हूं, एंड Cl माइनस आर नियरली सेम, बराबर होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ के प्लस आयन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ Cl माइनस आयंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार, तो याद रख लेना। दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के सेम होती है ऑलमोस्ट। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ तीन चार पॉइंट जो आप अपने नोट्स के लिए प्रेफरेबल रख सकते हैं। क्लियर हुआ, फंक्शन समझ आया, बताओ भैया। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, आज स्ट्रेंथ अच्छी है हमारे क्लास की, अगर यही स्ट्रेंथ रहेगी तो बढ़िया रहेगा हमारी क्लास में रोज। ठीक है, चलिए। अरे यार तुम तो बेफालतू के सवाल बस सवाल करते रहते हो, पहले जो पढ़ा रहा हूँ क्यों नहीं समझते हो? मैं खुद तुम्हें बता देता हूँ कौन सा सवाल आता है कौन सा नहीं। हम्म। अरे भैया पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ो ना, ये थोड़े है कि जिसे सवाल डायरेक्ट आएगा सिर्फ वही पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, चैप्टर का भी दूसरा लेक्चर है ये, अभी नया चैप्टर शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। तो मैं कैसे कह दूं तुम्हें कि हाँ डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। हम्म? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ यार, अभी दूसरे लेक्चर पे हैं हम, बहुत कुछ देखना है अभी।
कॉन्सेप्ट था, मैंने तुम्हें सिखा दिया, आया था मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इंपॉर्टेंट मानना है तो याद रखो। वैसे तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पिछली बार वेलोसिटी पूछा था, इस बार ये पूछ दे कि भैया इनर सर्किट कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। तो ये मैं कैसे कह दूं तुमसे, बताओ कि डायरेक्ट सवाल आते हैं कि नहीं। मैं पेपर तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं सिर्फ तुम्हें एक गेस दे सकता हूँ, मैं वो चीज तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं वो चीज सिखा सकता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब उस सब कुछ में से क्या आ जाए ये तो भाई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, पेशेंस रखना सीखो। यस, पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंटली पहले सब कुछ पढ़ लो, उसके लिए डेडिकेटेडली एक वीडियो तुम्हारे लिए बना दी जाती है। मैं हर बैच में ये चीज लेता हूँ, जब एग्जाम नजदीक होता है तो मैं सबसे पहले तो डेडिकेटली ये बनाता हूँ कि भैया पढ़ तो लिया हमने बहुत कुछ। मैं जब सिलेबस खत्म कर लेता हूँ तो मैं ये सेशन लेता हूँ कि भैया पढ़ तो लिया, बट अब इसमें से इंपॉर्टेंट मार्क कैसे करें जिसे दोबारा भी पढ़े, तो मैं सब बताऊंगा सब टाइम पे। अभी तो बैच शुरू हुआ, सेशन आपका शुरू हुआ, आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2 चैप्टर भी निकला है, नए चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, तो आराम आराम से चलना चाहिए ना ये सब चीज। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, जो होगा सब बताया जाएगा आपको, चिंता ना कीजिए। आपने क्यों बैच परचेज किया है, ठीक है, इस चीज रिगार्डिंग आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, आपको सब कुछ बताया जाएगा कि भैया किस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्या मोस्ट प्रेफरेबल है आपके लिए। हम्म इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ये बैच आपका एक कंप्लीट पैकेज है। सिर्फ क्लास ले लेना, मुझे डीप क्लास में प्रैक्टिस सॉल्व करा देना, फिर पीआई ले लेना, सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, आपको हॉट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि भैया ये हॉट टॉपिक्स तो करके ही जाना है, डू और डाई वाले भी, ठीक। तो ऐसा टाइप का सेशन बीच में लगते रहता है, मैं खुद लगाते रहता हूँ, मेरी आदत है, 2 साल बैच में पढ़ाया, उनसे पूछ सकते हो, अगर कहीं कोई मिले तो फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। चलो, ये क्लियर हुआ, क्लैरिटी बन गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखो अगेन मैं तुमसे बोला ना, ये सेक्शन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और अब वासित तुम खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि इस सेक्शन से डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। कौन सा सेक्शन? सेल पोटेंशियल, ध्यान से समझो, सेल का पोटेंशियल। अब खूब सारी बातें तो हमने कर ली भैया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सॉल्ट ब्रिज, उसका फंक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर खुद ही सोच के देखो, अगर ये बल्ब जलना शुरू हो गया है सर, मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो सेल हमने तैयार किया, इस सेल के पास कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया है अब, क्योंकि भैया जब तक पोटेंशियल नहीं है तब तक करंट का फ्लो कैसा, और अगर करंट फ्लो नहीं होता तो फिर बल्ब नहीं जलना चाहिए था। बट अब हमने जब सब कुछ ठीक कर लिया, इस पूरे सेल को फिक्स कर लिया, तो भैया कोई ना कोई पोटेंशियल सेल के पास है। उसी सेल के जो पोटेंशियल को, जो आपके इलेक्ट्रोड के बीच ये पोटेंशियल आएगा कैसे, सोचो, ये जो इलेक्ट्रोड है भैया, इन दोनों के बीच ही तो है पोटेंशियल वो, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो सेल पोटेंशियल कहो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो, सेम बात है। तो सेल पोटेंशियल क्या है? इट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच होगा उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई सेल से, इसको लिखते हैं ऐसे, ई सेल। ई सेल मतलब भैया सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। सेल पोटेंशियल को ई सेल से लिखते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल होता है, समझ गए, नो प्रॉब्लम। अब भैया ये जो सेल था, ठीक है, इस सेल में एज अ कैथोड भी एज ए एनोड भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है सर, हम हमारे पास, हमने सेल तैयार कर लिया, हमने इसकी वर्किंग देख ली, कंस्ट्रक्शन देख लिया, फलाना टिमकाना, ब्रिज वगैरह सब कुछ, कैसे कैलकुलेट करें? मान लीजिए कुछ हमारे पास डेटा गिवन होगा और हमसे बोले कि सेल पोटेंशियल निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सेल के डेटा से, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल? और यही सवाल है, और यही सवाल बार बार देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना सर, डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आता है? इससे डायरेक्ट आता है भैया, डायरेक्ट आता है, दिखा दूंगा कई बार, ठीक है, आप ही में ही, आप ही की बात कर रहा हूँ, कोई अदर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अदर एग्जाम में भी आता है, आपके में भी आता है, सेम ट्रेंड फॉलो होता है। कैसे क्वेश्चन? तो भैया कैलकुलेट करने के लिए मैं बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या? ई सेल इज इक्वल्स टू, एकदम इसको रट जाओ, क्या? कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। चल लिखा मैंने, ई सेल जो आपका कंप्लीट सेल पोटेंशियल है वो होता है कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, या आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कंप्लीट सेल पोटेंशियल तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, जैसे एनोड हो गया और कैथोड हो गया, इनका अपना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि आपके सॉल्यूशन के थ्रू होता है। तो ऐसा समझ लो कि भैया टोटल 3
इस पूरे सेल में टोटल 3 तरह के पोटेंशियल, कौन सा? एक तो भैया अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जैसे एनोड के पोटेंशियल को मैं ई एनोड लिखूंगा और कैथोड के पोटेंशियल को मैं ई कैथोड लिखूंगा और कंप्लीट सेल के पोटेंशियल को मैं ई सेल लिखूंगा। तो मैंने वहीं आज नोट किया है। ई कैथोड क्या है? ई कैथोड मतलब भैया जो कैथोड है उसका पोटेंशियल। ई एनोड का मतलब क्या है? भैया जो एनोड है उसका पोटेंशियल, समझे? और जब भी आप कैथोड के पोटेंशियल से एनोड के पोटेंशियल को माइनस करोगे तो जो कंप्लीट जो टोटल पोटेंशियल मिलेगा वो पूरे सेल का होगा, जिसे ई सेल कहते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आप एकदम दिमाग में याद रख लो, हमेशा आपको कैथोड माइनस एनोड ही करना है, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कह जाए। कहीं भी पढ़ोगे और अदर जगह खूब इसमें खूब कंफ्यूजन होता है बच्चों में। क्यों? वो समझ नहीं पाते कि भैया एनोड में से कैथोड को माइनस करें या कैथोड में से एनोड को माइनस करें। तो मैं जो बताऊं सिर्फ वो याद रखो, क्या भैया, हमेशा कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल जब आप करोगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल ई सेल निकलेगा आपका, जो कि कंप्लीट सेल पोटेंशियल होता है। ठीक, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में जनरली ऐसे लिखता हूं, ई सी माइनस ई ए, मतलब कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। अब इसमें भी खूब सारा कंफ्यूजन होता है। क्या? जो स्टैंडर्ड तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन के लिए, हमेशा आप फॉर कैलकुलेशन आप कौन सा यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो होता क्या है कि जब भी हमने इस जो पर्टिकुलर शेल था हमारा, बेसिकली गैल्वेनिक शेल जो हमने भी ड्रॉ किया था, इसके लिए अगर मुझे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, तो अगर मैं कोई सेल तैयार कर रहा हूं, कोई ऐसा गैल्वेनिक सेल तैयार कर रहा हूं जिसमें मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर लिया है सिंपली, अगर वो हमने 1 एटीएम पे, या फिर अगर प्रेशर अभी भूल ही जाओ, अगर मैं तुमसे कहूं सिंपली कि हमने टेम्परेचर 25 डिग्री लिया और जो कंसंट्रेशन दिया वो 1 मोलारिटी लिया, मतलब सिंपल बात करूं तो गैल्वेनिक शेल में आपको बताया था कि जिंक सल्फेट जो होता है वो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी होता है, 1 मोलर का सोल्यूशन होता है। और अगर इस सेल को मैंने डिजाइन किया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर की वैल्यू अगर 25 डिग्री है और कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स है कितनी, 1 मोलर, तो ये जो ई सेल होता है इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल का नाम से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। मतलब अगर गैल्वेनिक सेल को आप इस स्टैंडर्ड वैल्यू पे तैयार कर रहे हो, जिसमें आपने कंसंट्रेशन को 1 मोलारिटी मान लिया और टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर मान के चला, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो ई सेल है, बस इस ई सेल में आप ऊपर एक नॉट लगा दोगे तो ये ई नॉट सेल बन जाएगा। तो फार्मूला सेम है, बस आप उसमें नॉट लगा दो। उस नॉट का मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा ई नॉट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा सिर्फ क्वेश्चन ई नॉट से ही पूछता है, वो सेल पोटेंशियल नहीं पूछेगा, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा देगा, उसने कंडीशन हमेशा मेंशन रहेगी। और नहीं भी दिया, अगर उसने ई नॉट लिख दिया तो आप समझ जाओगे कि टेम्परेचर वहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और कंसंट्रेशन उस सेल का 1 मोलारिटी रहा होगा, तभी ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया। तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा हम ई नेट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं ई नॉट अब आगे लिखूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब समझ गए हो कि भैया ई नॉट का मतलब है कि वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन फिक्स है, तो ई सेल ई नॉट सेल से रिप्लेस हो जाएगा। अभी भी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको एक ऐसा जनरलाइज फॉर्मूला दूंगा जिससे कहीं का भी सवाल आप सॉल्व कर लोगे। अब समझो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड तो हम कर लेंगे, बट इसमें भी एक कंडीशन है, इस फॉर्मूले में हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अब ये क्या बोल दिया सर, हर बार कंफ्यूज किए जा रहे हो भैया, ये इसीलिए तो ऐसा टॉपिक है। अगर कहीं से डायरेक्ट सवाल आ रहा है मतलब समझ लो कि वो सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, इसलिए एग्जामिनर बार बार आपसे पूछ रहा है। मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चीज लिख रहा हूं, बस एक चीज याद रख लो हमेशा, क्या भैया, कभी भी आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे तो आप कैथोड का हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लोगे और एनोड का भी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, तो साथ में एक आर भी लगा लो। क्या? कोई बात नहीं, इधर ना कंफ्यूज हो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला लिखता हूं। अभी भी इसे याद नहीं रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? अब हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है भैया, तो ई नॉट सेल लिखना है। ई नॉट सेल में सबसे पहला काम क्या, तो भैया ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, लेकिन कंडीशन ये है
कि इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको लेना है। दो तरह के पोटेंशियल हो सकते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल। आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब कंफ्यूजन ये है कि भैया आपने बोला कि दो तरह के पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, कैसे पहचाने कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ले भैया, ये भी कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब मैं सवाल पे चलता हूं डायरेक्ट। इस फॉर्मूले को आपने सीख लिया, देख लिया मेरे साथ। मैंने क्या बोला कि भैया कभी भी आप ई नॉट सेल निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड तो करोगे ही, वो तो फिक्स है, बट उसके साथ साथ आप कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, और एनोड का भी जो पोटेंशियल लोगे सिंपली, वो भी क्या लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लोगे। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है ई नॉट सेल के लिए, और जो कि क्वेश्चन में अप्लाई होगा, वो ये होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट विल बी इक्वल टू द कंप्लीट सेल पोटेंशियल, या फिर कहें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दैट इज ई नॉट सेल। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अब वो मेरे साथ नोट कीजिए। तो शुरुआत हो गई, आपकी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, फाइंड द ई नॉट सेल। अब देखो क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा मैं अभी। फाइंड द ई नॉट सेल, डेटा गिवन है क्या, Fe से Fe2+ सेल रिप्रेजेंटेशन कल ही बता दिया हूं, याद है ना, कंफ्यूज नहीं हो गए। डबल डंडा मतलब सॉल्ट ब्रिज, Cu2+ से Cu, ठीक है। ये है आपका एक्वस, ये आपका सॉलिड। बच्चे समझ गए होंगे, जो बच्चा कल का लेक्चर देखा है वो समझ गया होगा कि हाँ सर ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है, कल के लेक्चर में सिखा दिया, और बच्चे सीख भी गए हैं कि कैसे लिखेंगे। कर लोगे आप लोग ना। ये डेटा गिवन है। अब डेटा ही गिवन है, इसके साथ साथ गिवन, गिवन क्या है, गिवन है ई नॉट सेल दिया है। किसका, ई नॉट सेल दिया है भैया, किसका, Fe से Fe2+ का, वो दिया है प्लस 0.40 वोल्ट। और एक और ई नॉट सेल दिया है किसका, कॉपर से कॉपर 2+ का, वो दिया है माइनस 0.38 वोल्ट। क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड द ई नॉट सेल, ये आपका पीवाईक्यू ही है। यस, आया हुआ क्वेश्चन है। अब सोचो, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, आओ नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर्मूला हमने पढ़ा ई नॉट सेल का, क्या, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो भैया पहले तो पहचानो कि किधर कैथोड है किधर एनोड है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो साफ साफ बता सकते हो कि भैया जो लेफ्ट साइड है ये एनोड का डेटा है, और जो राइट साइड है कैथोड का डेटा है। मतलब Cu2+ से Cu कैथोड का पोटेंशियल, Fe2+ से Fe एनोड का पोटेंशियल। तो सिंपल है, देखो Fe से Fe2+ कितना है, 0.40 वोल्ट। तो ये किसका पोटेंशियल है, ये एनोड का पोटेंशियल है, क्योंकि एनोड लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में Fe से Fe2+ में चेंज हो रहा है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। सिमिलरली Cu से Cu2+, ये किसका पोटेंशियल है, कैथोड का। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्या करो, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, कैथोड का पोटेंशियल है 0.40 माइनस कितना आया, माइनस ऑफ 0.38, सो दिस विल बी 0.40, और माइनस और माइनस प्लस 0.38, टोटल कितना आया 0.78 वोल्ट। क्लियर है, बताओ क्या ये चीज क्लियर है सबको, हाँ जी, क्लियर है, सबका आया 0.78 वोल्ट। ओके, एनीवन एल्स। अब देखो जितने बच्चे 0.78 वाले हैं ना, अपना हाथ उठाओ और अपने आप को जोर से थप्पड़ मारो। अरे गधो, लड्डू पेड़ा पा के आओगे सवाल में, गलत है, गलत है, और ये फंसा लिया मैंने, और ऐसे एग्जाम में फंसा लेगा, और 0.78 ऑप्शन होगा। और जिन्होंने 0.78 लिखा है, देखो मैं पहले रियलाइजेशन देता हूं, जोर से थप्पड़ मारो अपने आप को। मैंने क्या बोला था गधेड़ो, रिडक्शन पोटेंशियल देखना है पहले। भैया हमने तो यहाँ रिडक्शन देखा ही नहीं, एग्जामिनर फंसा लिया। और आप सोच क्या आ रहे हो, 0.78 हमारा आंसर सही है, ऑप्शन मैच हो गया, मार के आ रहे हो, लड्डू पेड़ा मिलेगा। 0 नंबर, 0 हो गया, माइनस में जाओगे अगर निगेटिव में होगा तो। गलत अप्रोच, टोटल गलत अप्रोच। तो भैया बताओ सही आंसर क्या है,
मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं ऐसे ट्रिक करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं जानबूझ ट्रिक किया कि भैया यहाँ जितनी गलतियां करनी है कर लो, वहां नहीं, और मैं करने भी नहीं दूंगा तुम्हें गलती। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था। भैया फॉर्मूला तो आपने सही लिखा था, हैं? क्या लिखा था भैया? कि जो ई नॉट सेल है उसमें जब आप एनोड माइनस कैथोड, सॉरी कैथोड माइनस एनोड कर रहे हो, तो वो तो ठीक ठाक काम कर रहे हो, ठीक है। देखो जितने भी 0.7 डाले ना, ये दिमाग यूज नहीं करते, ये बस इनको जो दे दिया गया वो कर लेते हैं। बट साथ में आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिखने को बोला था, हमने रिडक्शन पोटेंशियल तो देखा ही नहीं। अरे भैया यहाँ Fe से Fe2+ जा रहे हो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। और यहां भी तुम Cu से Cu2+ जा रहे हो, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। ट्रिक कर दिया एग्जामिनर आपको, आपको एग्जामिनर ने ट्रिक कर दिया। मतलब क्वेश्चन में दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमने यूज करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर तो गलत हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? देखो, अरे Fe से Fe2+ जा रहे हो ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो Fe से Fe2+ जा रहे हो, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अगर ये सवाल ऐसे दिया होता कि ई नॉट सेल Fe2+ से Fe, तो ये डेटा सही था। यहां देखो 2+ से 0 पे जा रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो, रिडक्शन हो रहा है, तो ये सही था। बट ऐसा नहीं लिखा है, उसने Fe से Fe2+ लिखा है। ट्रिक कर दिया एग्जामिनर तुम्हें, और तुम ट्रिक हो गए और लड्डू पेड़ा पा गए। अब सवाल, भैया दोनों का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन कैसे निकाले? अरे कुछ नहीं, जो साइन है उसको रिवर्स कर दो, काम खत्म। मतलब प्लस दिया है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.40 हो जाएगा, और अगर यहां माइनस दिया है तो इसका +0.38 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। फंस गया ना? मैंने फंसा दिया ना तुम्हें? यानी इसका करेक्ट आंसर है क्या भैया? -0.40 एंड माइनस ऑफ ये प्लस का 0.38, मतलब -0.40 -0.38 माइनस का 0.78 वोल्ट, ये है सही आंसर। बोलो मजा आया? मजा आया कि नहीं? अब बताओ। ए सॉरी, नहीं ठीक है, बोलो मजा आया? मजा आया? तो ये है ट्रिक, जहां आपको फंसना नहीं है, चेक करना है। सबसे पहला काम क्या चेक करो? अगर इनोड सेल दे दिया बच्चा, तो सबसे पहला काम चेक करो, क्या पहचानो? कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, ये इजीली पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिडक्शन पोटेंशियल पहचानने में दिक्कत होगी। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इट इज नॉट अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन के लिए क्या करना है भैया? अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो साइन को रिवर्स मार दो तुरंत। अगर पॉजिटिव दिया तो निगेटिव बना दो, निगेटिव दिया पॉजिटिव बना दो, काम खत्म। ऐसा नहीं पढ़ाता है कोई, ऐसे सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ाता है कोई, बट ऐसे सिर्फ मैं पढ़ाता हूं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? क्लैरिटी बनी? अरे बचवा, अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं बताओ? हाँ जी, सेल पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग बन गई आपको? भैया सेल पोटेंशियल समझ जरूरी है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन नहीं समझ आएगा अगर ये नहीं समझोगे। बन गई? क्लियर है? सुहाना, समझ आई बात? चलो, तो ट्रिक नहीं होना है भैया, ट्रिक से अब बचिए। मैं बैठा हूं ना यहाँ इसी के लिए, आपको रियलिटी का एहसास कराते रहूंगा। अब देखो, एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा आता है जिसमें भैया डायरेक्टली सेल रिप्रेजेंटेशन से हमको डेटा मिल जाता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन होता है ना जिसमें रिएक्शन लिख के देता है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अदर एग्जाम का है, बट प्रीवियस ईयर ही है। डेटा दिया हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है? गिवन रिएक्शन बिलो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। रिएक्शन है जिंक प्लस Fe2+, that will gives you zinc 2 plus Fe. Given that E naught cell zinc to zinc 2 plus, that will be equals to 0.68 volt. E naught cell
Fe2 plus to Fe, that will be equals to 0.40 volt. Find E नॉट सेल. इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा. पहले टाइप 1 में क्या देगा, डायरेक्टली आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, डेटा दे देगा, बोलेगा ई नॉट सेल फाइंड करो. दूसरा, यहां से वो खेल सकता है, एक नेट सेल रिएक्शन आपको दे देगा, उसमें कुछ डेटा दे देगा, अब बोलेगा फाइंड ई नॉट सेल. सोल्यूशन कीजिए मेरे साथ. तो हमको तो यही पता है फॉर्मूला, क्योंकि सोम सर से पढ़े हो. सोम सर ने एक ही फॉर्मूला बताया, 10 साल का फॉर्मूला मत रटना. कहीं और का भी अगर कंटेंट एक्सेस करते हो एकदम भूल जाओ. सब कंफ्यूज करते हैं, सब घोड़े की तरह पढ़ाते हैं. सिर्फ मैं जो बताऊं वो फॉलो रखो, सबसे आसान है. क्या करना है भैया, पहले तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. अब यहां तो भैया आसान था, पीछे वाले क्वेश्चन में डबल डंडी के बगल वाला एनोड, उसके उसके राइट साइड वाला कैथोड, ये यहां तो कैथोड एनोड पहचान गए. भैया अब रिएक्शन से कैथोड एनोड कैसे पहचाने, पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि भैया कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है. तो मैंने क्या बताया था, याद रखो, मैं सब तो बता ही चुका हूं तुम्हें. भैया एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन. सब बता चुका हूं. तो सिंपल है ना. इस रिएक्शन में देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया यहां जिंक था, ये जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब पक्का यहां से यहां इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये एनोड है, ये एनोड पे खेल हुआ है. और Fe2 प्लस से देखो ये Fe हो गया, मतलब पक्का भैया यहां से यहां रिडक्शन हुआ है, मतलब ये कैथोड का खेल है. समझ गए. अब बस रिएक्शन देखो और फटाफट से समझो, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं तुम्हें. ये कैथोड है, मतलब भैया Fe से Fe2 प्लस, ये कैथोड का पोटेंशियल. भैया जिंक से जिंक 2 प्लस, एनोड का पोटेंशियल. अब सिंपल है, फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, खेल खत्म. तो इस टाइप के सवाल को ऐसे टैकल करना है. अब ई नॉट ऑफ कैथोड, तो कैथोड क्या है 0.40. लेकिन 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 भैया पहले चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहां चेक करो Fe2 प्लस से Fe, तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.40. उल्टा कर देंगे ना साइन, है कि नहीं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो साइन उल्टा करेंगे. क्लियर है, क्लियर है. तो माइनस का 0.40 और माइनस ऑफ 0.76, तो टोटल कितना हुआ 0.76. दोनों माइनस माइनस हो गए तो जुड़ जाएंगे दोनों प्लस. तो इसका सिंपल आंसर कितना होगा, मैं कर देता हूं फटाफट से. माइनस ऑफ 0.40 माइनस ऑफ 0.76, तो दिस विल बी सिंपली 6 और 11, मतलब माइनस 1.16 वोल्ट. तो दिस इज दिस सिंपली दी कंप्लीट आंसर ऑफ तुम्हारा दिस क्वेश्चन. समझ आया वासिद. हाँ भाई 1.1 बोलो या वो बोलो, एक ही बात है. समझ आया, क्लियर है, क्लियर है. क्लियर है. सही किया है गधे, सही नहीं किया है, फिर गलत किया है. फिर से तुम लोग बेवकूफी वाला काम कर दिए. अरे भैया ये Fe2 प्लस Fe है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है पहले से, तो इसको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऊपर देखो ये जिंक से जिंक 2 प्लस, भैया इसमें माइनस लगाने की जरूरत है, इसमें माइनस लगाएंगे हम. जिंक से जिंक 2 प्लस, भैया ये ऑक्सीडेशन दिया है तो उसे रिवर्स कर दो, मतलब माइनस 0.76. तो अब जो ई नॉट सेल आएगा दैट विल बी 0.40 माइनस ऑफ माइनस 0.76, मतलब 0.40 प्लस 0.76, दिस विल बी 1.16 वोल्ट. अब सही है, प्लस में 1.16, माइनस में नहीं. क्लियर है. और वासिद हाँ हाँ बोले जा रहा है, देखो आंसर 0.36 लाया वो. अरे मुझे पता है भैया कि तुम कहां फंसोगे और कहां नहीं. क्लियर है. भैया रिडक्शन चेक कर लो पहले. Fe2 प्लस Fe तो रिड्यूस हो रहा था, लेकिन जिंक से जिंक 2 प्लस रिड्यूस नहीं हो रहा था, इसलिए साइन बदलना पड़ा. समझे. नाउ इट इज क्लियर, क्लियर है. अब भी कोई कंफ्यूजन है भैया, 2 बार कंफ्यूज करके तुम्हें सही किया, अब नहीं है ना कंफ्यूजन, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. चलो ठीक है, टाइम हमारा हो चुका है, तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं. चिंता ना करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सेल्फ पोटेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और नर्व्स इक्वेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. परेशान ना हो, फिर बहुत मजा आएगा. ठीक है.
चलिए, तो आज के सेशन की समाप्ति हम यहीं करते हैं।